नमस्कार, जेएमडी न्यूज पर हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार का कार्यक्रम शुरू किया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन के गांधी सभागार में हुआ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन में शामिल हुए। हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। आगरा के एमएलसी धर्मवीर प्रजापति ने राज्य मंत्री, दिनेश खटिक ने राज्य मंत्री, संजीव कुमार ने राज्य मंत्री और गाजीपुर के सदर सीट से विधायक संगीता बलवंत बिंदु ने राज्य मंत्री, यूपी के बलरामपुर से विधायक पलटू राम ने राज्य मंत्री, बरेली के बहेड़ी सीट से विधायक छत्रपाल गंगवार ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। तो इसी के साथ हमारे साथ चर्चा के लिए राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए। राहुल, आपसे पहला सवाल हम लेना चाहेंगे। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, वहीं दूसरी बार यह विस्तार किया गया है। क्या कुछ कमियां पहले रह गई थी जिसको अब पूरा करने का प्रयास किया गया है? कमला रानी, वरुण चेतन चौहान समेत कई लोग की दुखद मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से सीटें खाली थी, 7 सीटें खाली थी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में 60 मंत्री रह सकते हैं। अभी ये संख्या 53 थी, 7 की सीट खाली थी। तो उन 7 को भरने के लिए ये आज मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव करीब आ रहा था। ऐसे में पूरे स्टैंड के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार चुनाव में जाना चाहती है। विपक्ष जो लगातार हमले कर रहा था, उन हमलों का जवाब देने के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। जितिन प्रसाद सबसे बड़ा नाम है, ब्राह्मण चेहरा है, जिसको इसमें शामिल किया गया। शाहजहांपुर से आते हैं और कहीं ना कहीं जो लगातार आरोप लग रहा था बीजेपी सरकार से, योगी आदित्यनाथ की सरकार पे, कि ब्राह्मण वर्ग उनसे नाराज है, तो कहीं ना कहीं उनको साधने के लिए ये कोशिश की गई है। जिस तरह से जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, इसके अलावा जो 6 अन्य लोग हैं उनको राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। मंत्रिमंडल में सबसे खासियत ये है कि पश्चिमी यूपी से लेके पूर्वांचल तक सभी जिलों से प्रतिनिधित्व दिया गया है। सभी जिलों, अधिकतर जिलों से एक चेहरा इस सरकार में शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसको भी साधने की कोशिश की। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे अनुसूचित जनजाति की बात कर ले, कुर्मी की बात कर ले, मल्लाह की बात कर ले, तमाम वर्ग को इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधते हुए इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। जी, ब्राह्मण वोट को साधने के लिए आपने भी जिक्र किया, जितिन प्रसाद को लाया गया। तो क्या ब्राह्मण वोट को अगर साधने के लिए जितिन प्रसाद को लाया गया, तो क्या ये अपने आप में एक सवाल नहीं खड़ा होता कि 3 महीने पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया और उसके बाद मंत्री पद की शपथ दिलाना, क्या इसका कुछ खामियाजा या कुछ कहें कि या उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है? देखिए, शायद नहीं, क्योंकि एक बड़ा नाम है जितिन प्रसाद, कांग्रेस का एक बड़ा नाम थे। 2 बार मनमोहन सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और एक बड़ा नाम है, युवा चेहरा है। उसके साथ जो कार्यकर्ताओं का है हुजूम, वो काफी संख्या में है। कहीं ना कहीं इन सबको ध्यान में रखते हुए उनको चेहरा बनाया गया है, ब्राह्मण चेहरा बनाया गया है। जो तो ब्राह्मण चेहरा कई है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी काफी पुराने और कद्दावर नेता रहे हैं, वो भी पश्चिमी यूपी से आते हैं। और जितिन प्रसाद जो कि जून महीने में शामिल हुए थे, कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं उनको एक इनाम भी दिया गया है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि तेज तर्रार नेता माने जाते हैं जितिन प्रसाद, और शायद यही वजह है कि उनको इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। जी, तो अगर बात करें कि तो क्या कुछ उन्होंने बताया जितिन प्रसाद ने कि क्या वजह आखिर रही, क्या कुछ काम ऐसे रहे जिनकी वजह से उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी? क्या कुछ वहां काम करने की आजादी नहीं थी, या क्या उन्होंने कारण बताए क्यों वो भाजपा को उन्होंने रुख किया? देखिए, कांग्रेस छोड़ने की एक मेन वजह थी कि जैसे वो लगातार चिंता का शिकार हो रहे थे। लोकसभा चुनाव हार गए थे, तब से पार्टी ने उनको साइडलाइन कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो गतिविधियां और उनको शामिल नहीं किया गया था। शायद यही वजह है कि उपेक्षा का शिकार होकर उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और भाजपा का दामन थामा, और शायद भाजपा ने उसी का उनको एक बार इनाम दिया, क्योंकि जून महीने में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पदभार ग्रहण किया था, और आज सितंबर माह का अंतिम है। अब उनको ये कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इनका कट उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा किया गया है। उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और मकसद साफ है, ब्राह्मणों को लुभाने के मकसद से जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। कहीं ना कहीं जो एक
आरोप लगता था ब्राह्मणों को नाराज होने का, उन ब्राह्मणों को वोटरों को साधने की कोशिश की गई है इसके माध्यम से। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी का ये दांव बीजेपी के पक्ष में बैठता है, क्या ब्राह्मण इस दांव से भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, ये तो आने वाला इलेक्शन है वो बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है जितिन प्रसाद को। जी वही अगर सभी की बात करें, सभी को समावेश करते हुए बात करें तो 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, तो सबका क्या रुख रहा और क्या साधना चाहती है बीजेपी इन 7 मंत्रियों के साथ मिलकर? देखिए, रुख सबका यही रहा है कि सबको उत्तर प्रदेश का विकास करना है, क्योंकि अब समय बहुत कम है, 3 महीने का समय है। ऐसे में 3 महीने में उनको अपनी जाति के वोटरों को साधना होगा, अपने क्षेत्र में विकास करना होगा। तो ये अहम चुनौतियां हैं इन 7 नए जो मंत्रिमंडल में आज इनको जगह मिली है, क्योंकि 2022 का चुनाव होना है, मार्च में नई सरकार का गठन हो जाना है। तो चुनौतियां ज्यादा है इनके सामने, और जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उसमें सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है। ब्राह्मण के चेहरे के रूप में जहां जितिन प्रसाद आए हैं, तो बाकी ओबीसी की बात कर ले या कुर्मी वोट की बात कर ले या अन्य की बात कर ले, महिला की बात कर ले, तो ये तमाम लोगों का भी प्रतिनिधित्व करते हुए वहां के नेताओं को जगह दी गई है। निश्चित तौर पर 2022 विधानसभा चुनाव को देखकर सरकार ने ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। राहुल, अगर विस्तार से बात करें तो कहीं ना कहीं जाति क्रमिक समीकरण को साधता हुआ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि एक मंत्री ब्राह्मण से है, एक एसटी से, वहीं 2 दलित से, तो वहीं 3 ओबीसी से। तो क्या इसका बड़ा कारण मानते हैं 3 ओबीसी समुदाय से लोग निकल कर आते हैं मंत्री पद के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को साधना है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में आता है और जो पिछड़ों की पार्टी कही जाती है बहुजन समाज पार्टी, उसके वोट बैंक में सेल लगाने के लिए ये प्रयास किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपको बता दें, इसके अलावा 4 ऐसे नाम हैं जिनको एमएलसी के लिए भी भेजा गया है। इसमें गुर्जर समुदाय से जाट वोटरों को भी साधने की कोशिश की गई है। तो बीजेपी हर जाति समीकरण बैठा, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 3 दिन में उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान ने डेरा डाला था, तमाम बैठकों के दौर हुए थे और उन बैठकों के दौर के बाद ये तमाम नाम सामने आए थे, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्र की इस पर मोहर लगी और इसके बाद आज ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। तो कहीं ना कहीं काफी कुछ जान के किस तरह का माहौल है उत्तर प्रदेश में, किस तरह का वोटर भाजपा अपने साथ जोड़ना चाहती है, तमाम चीजें हैं, इसको ध्यान में रखकर इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। क्या लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है? उनका क्या कुछ कहना है, या फिर जो नेता है उनका क्या कुछ कहना है इस पर? क्या रिएक्शन है जो वहाँ के लोकल नेता? देखिए, लोकल नेता का रिएक्शन नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है उनका रिएक्शन जरूर आया है। इन्होंने इसको पूरी तरह से चुनावी हथकंडा बताया है कि इतने कम समय में जिस तरह से चुनावी समय करीब आता जा रहा है, ऐसे मंत्रिमंडल विस्तार करना कहीं ना कहीं साधना और कहा है कि अब भाजपा सरकार कोई भी बता सकता है मंत्रिमंडल विस्तार कर ले। तो कहीं ना कहीं जो पहली प्रतिक्रिया आई है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया की आई है और उन्हें तर्ज कसा है इस मंत्रिमंडल विस्तार पर। जी, वहीं अगर हम बात करें तो 3 नेता ओबीसी समुदाय से निकलकर सामने आए हैं। वहीं ओबीसी समाज को लेकर के कहा जा रहा था, जनगणना को लेकर के बड़े सवाल उठाए जा रहे थे कि ओबीसी की अलग से जनगणना की जानी चाहिए, कितने लोग ओबीसी समुदाय में आते हैं, इसको खारिज किया गया था। तो क्या 3 लोगों को ओबीसी समुदाय से लेकर आना फिर इस तरफ थोड़ा झुकाव होना, क्या उधर भी संकेत दे रहा है? जी बिल्कुल नहीं, इस तरफ संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जिस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार है, जैसे मैंने पहले कहा है कि जाति समीकरण को ध्यान में रखना है। इससे जाति जनगणना, ये जनगणना है उससे मतलब नहीं, इससे मतलब साफ है 2022 विधानसभा चुनाव और उन वोटरों को निभाना जो बीजेपी से शायद अभी दूर हैं। ऐसे में उनको उनका प्रतिनिधित्व हो सके, ऐसे में ऐसे लोगों का चेहरे का चयन किया गया है। और छोटे छोटे कद के नेता जो पहली बार विधायक बने, पलटू राम की बात करें, पहली बार बलरामपुर के सदर विधायक से विधायक बने, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी समीकरण को साधते हुए इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। जी, वहीं अगर बात करें तो अब क्या कुछ रणनीति आगे होगी 2022 के चुनाव को लेकर के, किस तरीके से काम किया जाएगा और क्या कुछ तैयारियां हैं पूरी बीजेपी की?
देखिए, रणनीति यही रहेगी कि अब जो प्रदेश सरकार की योजना है, जितनी भी योजना है, क्योंकि अब अंतिम ओवर चल रहे हैं, अब स्लॉग ओवर चल रहे हैं, ऐसे में अब जितने ज्यादा से ज्यादा योजनाएं पहुंचाई जा सके, नए मंत्रिमंडल पर यही जो मंत्री शपथ ली, उन पर यही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और जो पुराने मंत्री, उनकी भी यही जिम्मेदारी है कि जो सरकार की योजना है, जो सरकार ने काम किए हैं, डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की बात कर ले या प्रदेश की, उन कामों को जन जन तक पहुंचाना ये प्राथमिकता रहेगी। और इसी प्राथमिकता के आधार पर 2022 विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार जाएगी। जी राहुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने तमाम अहम बातें बताई। तो आज आपको हमने बताया कि योगी मंत्रिमंडल का आज दूसरी बार विस्तार किया गया है। 7 मंत्रियों ने इसमें शपथ ली है। तो वहीं 2 ओबीसी से, 2 दलित समुदाय और 1 एसटी और 1 ब्राह्मण मंत्री ने शपथ ली है। जितिन प्रसाद पहले ऐसे नेता रहे जो 3 महीने पहले ही अभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो वहीं जितिन प्रसाद के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कार्यभार भी ज्यादा संभालना है, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण वोट को संभालना है। लगातार बीजेपी में ऐसा कहा जा रहा था कि ब्राह्मण उनसे नाराज चल रहा है, तो जितिन प्रसाद को चेहरा बनाकर उतारा गया है ब्राह्मण वोट को संभालने के लिए। तो यह था पूरा लेखा जोखा आज का योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। फिलहाल हमारी इस जानकारी के लिए इतना ही। बाकी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ।